गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द MCIT डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब आप सबको पता है क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में इसको कंटिन्यू कर चुके हैं। तो कॉम्पिटेंस होता है सामर्थ्य। ठीक बात है। जब भी सामर्थ्य की बात करते हैं तो सामर्थ्य या कॉम्पिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्चुअल में क्या होता है, इस प्रोसेस में एम्ब्रियो में या भ्रूण की बात कर रहे हैं तो भ्रूण में एक्चुअली प्रेरित होने की क्षमता जो होती है वो ही कॉम्पिटेंस कहलाती है। यानी कि भ्रूण को किसी अवस्था में, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं स्टेज स्पेसिफिक होता है, अवस्था एक निश्चित अवस्था में ही ये होगा, एक निश्चित सेल में ही ऐसा प्रेरण देखने को मिलेगा और एक निश्चित स्पीशीज़ के सेल्स ही होने चाहिए तभी प्रेरण होने का चांस है। तो यहाँ पर क्योंकि कॉम्पिटेंस है तो भ्रूण की, एम्ब्रियो की प्रेरित होने की क्षमता, इंड्यूस होने की कैपेसिटी को ही हम कॉम्पिटेंस या फिर सामर्थ्य बोलेंगे। नाउ यहाँ देखेंगे ठीक है, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो इस डायग्राम में क्या शो किया जा रहा है कि ट्रांसप्लांटेशन और इंडक्शन को बताया जा रहा है। ट्रांसप्लांटेशन और इंडक्शन क्या होते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है। एक बार इसको देखेंगे हम तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ देखेंगे फ्रॉग का गेस्ट्रुला है। ठीक है, पहली बात तो ट्रांसप्लांटेशन के एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन के एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया जाता है, किसी एक भ्रूण के भाग को दूसरे भ्रूण के भाग में ट्रांसफ़र किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, नाउ क्योंकि मैंने बोला ये फ्रॉग का गेस्ट्रुला है और ये न्यूट का गेस्ट्रुला है, इसमें से एक टिश्यू पार्ट को, डोनर है ये होस्ट है जिस पे हम डाल रहे हैं टिश्यू को या जिससे सेल को अटैच करवा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा होस्ट। जिससे हम दे रहे हैं, जिससे हम निकाल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा डोनर। तो यहाँ से हमने क्या किया, फ्रॉग की गेस्ट्रुला से, सिंपल क्या कर रहे हैं हम, फ्रॉग के गेस्ट्रुला से कुछ कोशिकाओं को बाहर निकाल के इसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसके अंदर स्थानांतरित कर रहे हैं न्यूट के गेस्ट्रुला में। अब देखो स्टेज दोनों कौन सी है, गेस्ट्रुला अवस्था है, गेस्ट्रुला अवस्था में ही ट्रांसफ़र हो रहा है। दूसरी चीज़ ये जो है यहाँ से ओरल पार्ट बनना है। ठीक है, यहाँ से क्या बनना है, माउथ पार्ट या ओरल पार्ट बनना है। तो जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ यहाँ क्या देखने को मिला, ओरल पार्ट का फॉर्मेशन होने को देखने को मिला। वहीं यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखो न्यूट का गेस्ट्रुला है, फ्रॉग का गेस्ट्रुला है, ट्रांसफ़र किया टिश्यू को। तो यहाँ देखोगे फ्रॉग के गेस्ट्रुला में ट्रांसफ़र किया था तो फ्रॉग में क्या होगा, न्यूट जैसे बैलेंसर्स डेवलप हो गए। ये बैलेंसर्स है, ये न्यूट जैसे बैलेंसर्स फ्रॉग में डेवलप हो गए क्योंकि गेस्ट्रुला किसका था, फ्रॉग का था। इससे क्या बनना था टिश्यू से, बैलेंसर न्यूट का। तो फ्रॉग में भी वही चीज़ देखने को हमें मिल रही है, बैलेंसर देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ ऊपर, फ्रॉग का गेस्ट्रुला, न्यूट का गेस्ट्रुला, न्यूट बनेगा लेकिन टेडपोल जैसे सक्कर्स बन जाएंगे। ये जो सक्कर्स हैं ये टेडपोल जैसे बन जाएंगे जो कि फ्रॉग के गेस्ट्रुला की वजह से बने हैं। ठीक है, था न्यूट लेकिन फ्रॉग के कुछ कैरेक्टर्स इसमें आए, दैट मीन सक्कर्स का डेवलपमेंट हुआ और यहाँ पर बैलेंसर्स का डेवलपमेंट हुआ। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि हमने एक टिश्यू को दिया, एक टिश्यू को देने के बाद भी यहाँ पर चेंजेस हुए, यानी कि इंडक्शन हुआ। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो ये जो एम्ब्रियो है, ये जो भ्रूण है, इस भ्रूण में प्रेरित होने की क्षमता है, ये प्रेरित हो सकता है, तभी चेंज हुआ, तभी स्ट्रक्चर में विभेदन हुआ, विभेदन के साथ साथ तभी डिफ्रेंसिएशन हुआ। ठीक है, तो यही चीज़ ये शो कर रहा है। तो सिंपल सी चीज़ एक इससे कंक्लूड कर सकते हैं हम, क्या कंक्लूजन निकालेंगे
कि जो एम्ब्रियो मतलब जिसमें ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है या जो होस्ट है, तो होस्ट में जैसा होस्ट का स्ट्रक्चर है वैसा का वैसा ऑर्गेनिज्म बनेगा, बट उसमें डोनर वाली सेल के कुछ कैरेक्टर्स ऑब्जर्व हो सकते हैं। लाइकवाइज अगर मैं बात करूं डोनर सेल की, तो डोनर सेल क्या बना रहा था, एक जगह पे बैलेंसर्स, एक जगह पे सकर्स, तो उनके कैरेक्टर्स भी यहाँ डेवलप हुए। पर क्यों डेवलप हुए, इसके पीछे रीज़न क्या है, कॉम्पिटेंस की वजह से डेवलप हुए। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेंस में क्या होता है, एक्चुअल में कॉम्पिटेंस एक सामर्थ्य की क्षमता है। जब सामर्थ्य की क्षमता की बात करते हैं तो सामर्थ्य क्या है एक्चुअल में, अगर मैं बात करूं तो सामर्थ्य क्या है, भ्रूण के प्रेरण हो सकने की क्षमता, राइट। जब भ्रूण प्रेरित नहीं होगा तो क्या ये डेवलप हो पाएंगे, तो ऐसी अवस्था में डोनर और होस्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है, होस्ट में ऐसी अवस्था में सेल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है जब उसमें प्रेरण होने की क्षमता है। तो ये एक एग्जाम्पल शो कर रहा है कि कैसे कॉम्पिटेंस वर्क कर सकता है इंडक्शन की हेल्प से। इंडक्शन मीन्स प्रेरण की हेल्प से, यानी कि यहाँ प्रेरण प्रोसेस हो रहा है, लेकिन प्रेरित करने वाला कौन है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेरक या फिर इंडक्टर। ठीक है, जो कर रहा है इंड्यूस वो इंडक्टर, जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो है इंडक्शन। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम प्लाज्मिड डीएनए है ये, राइट। प्लाज्मिड डीएनए में हमने क्या किया, कुछ चेंजेस किए, ठीक है, एक जीन को इनपुट किया, यानी कि ये होस्ट है प्लाज्मिड डीएनए, किसी और से हमने लिया तो वो डोनर था, वो दाता था, ये ग्राही है। अब हम क्या कर रहे हैं, ई कोलाई सेल के अंदर इसी प्लाज्मिड को वापस से दे रहे हैं। अगर मैं बोलूँगी कि यहाँ पर ये प्लाज्मिड डीएनए अंदर चला जाता है और अंदर जाने के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी कर देता है, दैट मीन्स इसका साफ साफ मतलब यही है कि ये जो है ये कॉम्पिटेंट है, यानी कि इस अवस्था में, इस स्टेज में ये ग्रहण कर सकता है और ग्रहण करने के साथ साथ प्रेरित भी हो सकता है, इंड्यूस भी हो सकता है। इंड्यूस होगा तो जो चीज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंगली वर्क भी करेगा, ठीक है, जो सेल आ रहा है वो जैसा आदेश देगा, वो जैसा निर्देश देगा, वो जैसे सिग्नल्स देगा, उसके अकॉर्डिंगली इसे वर्क भी करना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कॉम्पिटेंट ई कोलाई को शो किया गया है। अब एक बात करेंगे, एक साइंटिस्ट की बात करते हैं। उन्होंने एक बोल सकते हो एक थ्योरी दी एपिजेनेटिक लैंडस्केप, और एपिजेनेटिक लैंडस्केप के अकॉर्डिंग उनकी थ्योरी में कुछ चीज़ों को बताया गया, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक सिंपल सी बात है कि हमने देखा एपिजेनेटिक लैंडस्केप, ठीक बात है। एपिजेनेटिक लैंडस्केप एक थ्योरी दी गई है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये बताया गया है कि जैसे एक बॉल होती है, सपोज़ मैंने बोला एक बॉल है और ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, ठीक है, माउंटेन टॉप मान सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल है, इसको हमने ऊपर से प्रेशर दिया, धकेला, अब ये क्या करेगी, धीरे 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 लुढ़कती जाएगी, लुढ़कती जाएगी, ठीक है। पर कोई एक जगह ऐसी भी आएगी जहाँ पर ये रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये चलती रहेगी चलती रहेगी, कोई एक जगह ऐसी भी आएगी, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो ये जा रही है, लेकिन एक जगह ऐसी भी आएगी जहाँ पे ये अलग अलग रास्तों से गुजरते हुए, बहुत सारे रास्तों से गुजरते हुए किसी एक जगह, निश्चित जगह पर पहुँचेगी भी। सेम तरीके से कॉम्पिटेंस को समझाया गया है कि एक सेल है, ठीक है, ये एक कोशिका है, ये हमने बात की थी बॉल की,
एक कोशिका है, उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं कि वो अलग अलग डायरेक्शंस में विभेदित हो सकती है, पर क्योंकि हमने बोला उसके पास बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, सेम तरीके से बॉल के पास बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, ये इधर से भी जा सकती है, ये इधर से भी जा सकती है, ये इधर से भी नीचे जा सकती है, राइट। तो सेम तरीके से बॉल के पास भी बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, ठीक बात है। अब देखेंगे सेल के पास भी विभेदित होने के बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, बट एक प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे भी एक्सटर्नल प्रेशर है इसलिए उस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे भी एक एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है, बाहर से प्रेशर आ रहा है, और बाहर से प्रेशर किस फॉर्म में आ रहा है, इंडक्टर के फॉर्म में आ रहा है। वहाँ पे तो हमने दिया, यहाँ पर इंडक्टर के फॉर्म में, प्रेरक के फॉर्म में आ रहा है। प्रेरक है जो प्रेशर दे रहा है इसको कि नहीं, इन सभी डायरेक्शंस में नहीं, आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो सेम चीज़ इंडक्टर क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। लेकिन इस सेल में जब प्रेरित होने की क्षमता होगी तभी ये प्रेरित हो पाएगा। जब इसमें क्षमता ही नहीं है, ये प्रेरित ही नहीं हो सकता, तो ये आगे किस डायरेक्शन में मूव करेगा और कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है, कैसे विभेदित हो सकता है। सही बात है। सेम चीज़ यहाँ बात करेंगे कि इंडक्टर ने एक एक्सटर्नल प्रेशर दिया, डायरेक्शंस बहुत सारे हैं इसके पास, लेकिन जैसा इंडक्टर ने इंस्ट्रक्ट किया वैसे के वैसे उसी डायरेक्शन में इसका विभेदन होगा, उसी डायरेक्शन में इसका डिफरेंशिएशन होगा। नाउ डिफरेंशिएशन होगा तो चेंजेस होंगे, ठीक है, परिवर्तन होकर ही विभेदन होता है, चेंजेस होंगे, डिफरेंशिएशन हो, तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। हो सकता है ऊपर नीचे, जैसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं वैसे मूव कर सकता है, यानी कि हो सकता है कुछ चीज़ें बन रही हैं, धीरे धीरे बन रही हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में चीज़ें बन रही हैं, बट सेल एक टाइप का ही बनेगा, डायरेक्शन यही रहेगा हमेशा फॉर्मेशन का, ठीक है। अब डिफरेंशिएट होने के बाद एक स्टेप ऐसा आएगा जब सेल पूरी तरह से जब विभेदित हो जाएगा, पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा या मैच्योर हो जाएगा, वहाँ पर रुक जाएगा, इसके आगे अब विभेदन नहीं हो सकता। सेम चीज़ बॉल भी अपना रास्ता जाते जाते कहीं ना कहीं रुक जाएगी, क्योंकि उसके बाद अब विभेदन नहीं हो सकता। तो एक्चुअल में कॉम्पिटेंस को इस थ्योरी के थ्रू समझाया गया है कि कैसे, जैसे बॉल का मूवमेंट होता है सेम तरीके से सेल का है, इंडक्टर आएगा, इंडक्शन देगा, सेल प्रोग्रेस करेगा, चेंज होंगे, परिवर्तन होंगे, परिवर्तन के साथ साथ डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि विभेदन होगा, और विभेदन के साथ साथ सेल एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब ये वापस इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता, सेम जैसे बॉल इस डायरेक्शन में नहीं जा सकती जब तक एक्सटर्नल एक्सेप्शंस नहीं आएंगे या एक्सटर्नल प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। जब तक एक्सेप्शन नहीं है ये इस डायरेक्शन में वापस जा ही नहीं सकता, ये डी डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। रीजनरेशन एक ऐसा एक्सेप्शन है, बोल सकते हो रीजनरेशन जो है उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखोगे, ठीक है, सेल ने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया और एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया, एक संरचना का निर्माण कर। अब ये जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है ये वैली भी हो सकती थी, ये कुछ भी हो सकता था। और जब मैं बात कर रही हूँ अगर इसके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं तो ये लिवर भी बना सकता था, ये गट भी बना सकता था, ये पेंक्रियाज भी बना सकता था, ये नर्व्स भी बना सकता था, न्यूरॉन्स या नर्व्स। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो ये गॉल ब्लैडर का भी फॉर्मेशन कर सकता था, ये मसल्स भी बना सकता था, ठीक है, ये स्किन भी बना सकता था। बट मूव किस डायरेक्शन में किया, एक डायरेक्शन में, या तो नर्व्स बनाई या जो भी एक स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए ये आगे वर्क करेगा, ठीक है। नाउ अब अपन बात करेंगे कि जब हमने बोल दिया कॉम्पिटेंस इस तरह से होता है, और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उल्टे डायरेक्शन में सिर्फ एक कंडीशन में जाएगा जो रीजनरेशन होती है, जिसे आप पुनरुद्भवन भी बोलते हो, राइट। और पुनरुद्भवन के समय पे डी डिफरेंशिएशन उल्टे डायरेक्शन में भी जा सकता है और वापस से सेम डायरेक्शन
उल्टे डायरेक्शन में जाने के बाद वापस से उसी डायरेक्शन में भी जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं रीडिफ्रेंशिएशन या पुनः विभेदन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें कॉम्पिटेंस की, तो किसकी वजह से होता है ये, तो हम ये बोलते हैं कि एक्चुअल में जो भी सेल है उसके ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है, ग्राही पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं हम इसके, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर लेवल की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या देखा, कोई भी सेल है, कोई भी कोशिका है, इस सेल में बाहर की तरफ ग्राही उपस्थित होते हैं, या आप बोल सकते हो बाहर की तरफ रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब ये रिसेप्टर्स किसी ना किसी लीगेंड, केमिकल, जीन, किसी ना किसी के इंटरेक्शन में ज़रूर आएंगे, ठीक है। ये लीगेंड है, ठीक बात है, लीगेंड है, रिसेप्टर है। जब लीगेंड रिसेप्टर से, यानी कि आप बोल सकते हो ये केमिकल ग्राही से बाइंड करेगा, जुड़ेगा, जुड़ते क्या होगा, सिग्नलिंग होगी। ये जुड़ गया अगर, तो जुड़ते क्या होगा, यहाँ पर सिग्नलिंग होगी, और अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ये इसने बाइंडिंग की, ठीक है, ये इसने बाइंडिंग की, तो अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे उन प्रोटीन्स को क्या मिलेगा, एक सिग्नल मिलेगा, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स यहाँ पर, सपोज मैंने बोला कि यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब क्या मिल रहा है इन प्रोटीन्स को, एक सिग्नल। ये प्रोटीन्स हैं, इनको क्या मिला, सिग्नल मिला। अब इनको सिग्नल मिलने की वजह से ये क्या करेंगे, अपना काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये अपना काम करना शुरू करेंगे तो ये अपना फंक्शन करेंगे, ये अपना कार्य करेंगे, और कार्य करने के बाद ठीक है, फंक्शन करने के बाद देखोगे, कार्य करने के बाद देखोगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन होगा, विभेदन होगा, ठीक है। तो कार्य करेंगे, कार्य करके अलग डायरेक्शन में मूव करवाएंगे और विभेदन करवाएंगे या डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे। तो एक्चुअल में जब मॉलिक्यूलर रीजन की बात करते हैं हम, तो मॉलिक्यूलर रीजन क्या रहेगा, यहाँ पर देखो, देख के पता चल रहा है, लिगेंड्स हैं और रिसेप्टर्स हैं। लिगेंड्स, रिसेप्टर्स जब तक एक दूसरे से बाइंड नहीं करेंगे तब तक आगे जाकर कॉम्पिटेंस नहीं हो पाएगा। अब दूसरी चीज जो हम बोलते हैं कि जब सिग्नल्स मिल रहे हैं प्रोटीन्स को, तो ये प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे तो ये क्या करेंगे, डीएनए को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, डीएनए को प्रेरित करेंगे। डीएनए से क्या करवाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं तो डीएनए से आरएनए बनवाएंगे। आरएनए बन गया तो वैसा ही प्रोटीन बन जाएगा, और वैसा प्रोटीन बन गया तो सीधी सी बात है, विभेदन तो हो ही जाएगा। जैसे हम लेंस की बात करते हैं, आई लेंस की बात की तो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट हुए तो क्या होगा, डीएनए से आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। प्रोटीन क्रिस्टलाइन बना, अगर क्रिस्टलाइन प्रोटीन बना तो सीधी सी बात है वो विभेदित हो चुका है और वो आइज ही बनाएगा। तो जैसा प्रोटीन बन रहा है वैसा विभेदन होगा। तो कई बार सिग्नलिंग के बाद कौन एक्टिवेट हो सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या ट्रांसक्रिप्शन करने वाले कारक। ट्रांसक्रिप्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। तो आरएनए बनेगा तो प्रोटीन भी बनेगा, और जैसा प्रोटीन बनेगा उसके अनुसार विभेदन भी हो जाएगा इजीली, ठीक बात है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये कि मैंने ये बोल दिया कि बाहर से लीगेंड आएगा, ग्राही से अटैच करेगा, रिसेप्टर से जुड़ेगा।
बट ये लीगेंड अभी किसकी तरह बात काम कर रहा है, ये जो लीगेंड है, सॉरी, ये जो लीगेंड है ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये काम कर रहा है अभी इंड्यूसर की तरह, प्रेरक की तरह, और प्रेरित कर रहा है चीज़ों को। प्रेरित करेगा जैसे ही तो प्रेरण होगा, इंडक्शन होगा, इंडक्शन होते ही सिग्नलिंग, सिग्नलिंग होते ही प्रोटीन्स का एक्टिवेशन, आरएनए संश्लेषण बढ़ जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण बढ़ जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल लेके चलूँ यहाँ पर आइज के फॉर्मेशन की। आइज का जब निर्माण होता है, आइज का जब फॉर्मेशन होता है, इस टाइम पे क्या देखते हैं हम, जब आइज बनती है तो एक ऑप्टिक वेसिकल का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्टिक वेसिकल या बोल सकते हो आइज की वेसिकल, जिससे आगे जाकर आइज का फॉर्मेशन होगा। ऑप्टिक वेसिकल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, PEX6। ठीक है, PEX6 रिस्पॉन्सिबल रहेगा ऑप्टिक वेसिकल के लिए। अब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर PEX6 म्यूटेटेड हो जाता है, ठीक है, म्यूटेटेड का मतलब है खराब हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, उस कंडीशन में क्या होगा, जब PEX6 म्यूटेटेड हो जाएगा तो उस अवस्था में क्या देखने को मिलेगा या क्या होता है ये देखना है। जैसे ही PEX6 म्यूटेटेड हुआ, इस अवस्था में अब क्या होगा, क्योंकि म्यूटेटेड है तो अपना काम ही नहीं कर पाएगा। यानी कि इसको मैं अगर इस चीज़ से शो करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। PEX6 क्या है, म्यूटेटेड है, म्यूटेटेड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, म्यूटेटेड होने की वजह से क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो गया। अब ये अगर ब्लॉक हो गया तो क्या ये प्रोसेस हो पाएगा, ये प्रोसेस भी ब्लॉक हो जाएगा, ऑप्टिक वेसिकल नहीं बन पाएगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था बट इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं रही, तो आ नहीं रही तो ऑप्टिक वेसिकल का निर्माण नहीं होगा, और ऑप्टिक वेसिकल का निर्माण नहीं होगा तो आइज का भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर आइज बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि क्यों स्ट्रक्चर्स नहीं बन पा रहे हैं, उसके पीछे यही रीज़न है कि जो प्रोटीन्स हैं वो फंक्शन नहीं कर पाते, वो अपना कार्य नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, एक और चीज़ ये कि ये सेल है, सपोज इस सेल को आगे जाकर ऑप्टिक वेसिकल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर PEX6 के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, PEX6 के रिसेप्टर्स हैं और यहाँ पर PEX6 है। ठीक है, लीगेंड है PEX6। जब इन दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट होगा, एक तो म्यूटेटेड कंडीशन हो गई, अब ये है PEX6, यानी कि हम ये भी बोल रहे हैं जब लीगेंड रिसेप्टर से जुड़ेगा, ठीक है, ग्राही से जुड़ेगा, दोनों सेम नेचर के होने चाहिए। सेम नेचर के अगर नहीं होंगे तो दोनों एक दूसरे से बाइंडिंग नहीं कर पाएंगे, तो सेम नेचर के होंगे तो बाइंडिंग होगी, तो आगे जाकर विभेदन हो पाएगा। बाइंडिंग हुई तो आगे जाकर विभेदन या डिफरेंशिएशन भी हो पाएगा। बट अगर इनमें से कोई एक, सपोज यहाँ बात की मैंने, ये PEX6 नहीं होकर PEX3 का रिसेप्टर है, तो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग नहीं होगी। बाइंडिंग नहीं होगी तो डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, विभेदन नहीं हो पाएगा, और विभेदन नहीं हो पाएगा तो स्ट्रक्चर्स बनेंगे ही नहीं। एंड जब स्ट्रक्चर्स का निर्माण नहीं होगा तो रीज़न क्या है इसके पीछे, रिसेप्टर और लिगेंड दोनों सेम नहीं है, या दूसरा रीजन, दूसरा कारण, कोई एक इनमें से म्यूटेटेड है तो अपना कार्य नहीं कर पा रहा। तो ये बात थी कॉम्पिटेंस की, कि कॉम्पिटेंस क्या होता है और किस तरह से कॉम्पिटेंस वर्क करता है, ये हमने कॉम्पिटेंस को देखा। अब चलेंगे आगे, समरी देख लेते हैं कॉम्पिटेंस की। सिंपल,
एक सिंपल सी चीज़ है कि कॉम्पिटेंस क्या है, भ्रूण की प्रेरित हो सकने की क्षमता, कैरेक्टर्स क्या होंगे, अवस्था स्पेसिफिक विशिष्ट रहेगी, सेल विशिष्ट रहेगी, कोशिका विशिष्ट स्पेसिफिक रहेगी, और स्पीशीज़ स्पेसिफिक रहेगी, जाति विशिष्ट रहेगी। टाइप्स क्या हो सकते हैं, प्री कॉम्पिटेंस स्टेजेस में जो टाइप्स हैं वो क्या क्या होंगे अवस्थाओं में, प्री कॉम्पिटेंस पूर्व सामर्थ्य, सामर्थ्य वाली अवस्था, कॉम्पिटेंस स्टेज, और बाद में पोस्ट कॉम्पिटेंस। एक एक्सपेरिमेंट था डॉर्सल लिप वाला, वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, एंड यहाँ पर हमने मॉलिक्यूलर लेवल पर भी स्टडी कर लिया और देख लिया, समझ लिया कि कॉम्पिटेंस क्या होता है एक्चुअली। सो ये हमारी कॉम्पिटेंस या सामर्थ्य की क्षमता बताता है कि भ्रूण किस तरह से प्रेरित हो सकता है। ओके, थैंक यू क्लास।